हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी पीसीएस के 2023 के पेपर के लिए सीसेट जीएस पेपर 2 के सीसेट के रीजनिंग प्रश्न पत्र का संकलन लेकर आए हुए हैं। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में 25 प्रश्नों का एनालिसिस आपके साथ किया। हम आज फिर 25 प्रश्नों के एनालिसिस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हम इस तरीके से तकरीबन 200 से 250 प्रश्न जो अब तक हमारे परीक्षा में आ चुके हैं, उन सारे प्रश्नों का विश्लेषण आपके साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना संबंधित है। ठीक है, घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना संबंधित है। तो घृणा का प्रेम से संबंध है, ठीक है, यह विलोम है। तो सृजन करना, संजोना, नष्ट करना, इसका विलोम हो गया। ऑप्शन सी 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट, उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भिन्न, जोड़ घटाव गुणा भाग होता तो ठीक है, ये भिन्न है। ठीक है, तो यह आपका अलग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सूर्योदय हो रहा है तो पूरब की तरफ से सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि पूर्व की तरफ से हमारा सूर्योदय हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि अजय और राज एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कौन किधर आ रहा है नहीं पता है। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, देखिए जब कोई पूर्व की तरफ से प्रकाश पड़ेगा, जब पूर्व की तरफ से प्रकाश पड़ेगा और कोई व्यक्ति आपका इस दिशा में जाता हुआ महसूस होगा, उत्तर दिशा में अगर कोई जाएगा तभी उसकी परछाई उसके बाएं साइड में पड़ेगी। ठीक है, तो राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि राज उत्तर की तरफ जा रहा है। तो अजय किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो अजय दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। यह बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 90 व्यक्तियों की पंक्ति में रतन पवन के दाएं 15वां है जो बाएं से 40वें स्थान पे है। पंक्ति की दाईं ओर से रतन का स्थान क्या है, हमसे यही प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पूरे स्टूडेंट मान लीजिए हैं इसमें 90। ओके, फिर इसके बाद में कह रहा है कि रतन है कहीं पे, रतन है जो कि पवन है, यहाँ पे पवन है, पवन के रतन 15वें स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे रतन है और रतन 15वें, यानी कि रतन और पवन के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। ठीक है, यानी जहां से पवन के ठीक आगे से वो 15वें स्थान पे है, ऐसा हमारे प्रश्न में कहा भी गया है। गौर से समझिएगा, रतन के बारे में कहा जा रहा है कि जो बाएं से 40वें स्थान पे है, पवन के बारे में कहा जा रहा है कि पवन रतन है, पवन के दाएं 15वें पे है और पवन जो है, पवन आपके बाएं से 40वें स्थान पे है। गौर से समझिएगा मित्रों, 40वें स्थान पे है, तो यहाँ तक 40 बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ तक 15 बच्चे हैं जहां पे रतन है, तो 40 और 15 मिला के हो गए आपके 65, यानी कि यहाँ पे 65वें पे है रतन अपनी बाईं ओर से। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब हमसे कह रहा है कुल हमारे हैं 90, तो 90 में से जब हम 65 को घटा देंगे तो आ जाएगा 35। इसका अर्थ यह हुआ कि जो रतन है, रतन के दाईं ओर, इसका अर्थ यह हुआ कि जो रतन है, रतन के दाईं ओर टोटल 35 बच्चे हैं। ठीक है, रतन के दाईं ओर टोटल 35 बच्चे हैं, तो 35 बच्चों के बाद रतन का नंबर आता है, तो रतन
दाईं तरफ से किस नंबर पे आएगा? तो रतन दाईं तरफ से 36वें नंबर पे आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी दाईं तरफ 35 बच्चे हैं, वो 36वां है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा? तो ठीक है, कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा, तो समझ लेते हैं। तो देखिए, दोनों में तारीख सेम है, तो अगर तारीख सेम है तो सिर्फ हमको सन पे ध्यान देना है। तो इसमें सन कौन कौन सा है? 1997 है, 1998 है, 1999 है और आपका 2000 है। ठीक है, अब समझिएगा मित्रों कि जो 97 है, 97 आपका लीप ईयर नहीं है, इसलिए जो इसके साल का एक दिन बढ़ेगा, 97 से जब 98 में आप प्रवेश करेंगे तो 18 फरवरी 1998 को एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी बुधवार हो जाएगा। 1998 भी 4 से भाग दे के देख लीजिए, क्या ये लीप ईयर है? आप देख लीजिए 1998 को 4 से भाग दे के, 4 चौक 16, ठीक है, 16 3 19, 3 9, फिर इसके बाद में आया आपका 4 9 36, ठीक है, फिर आ गया आपका 3 8, तो 4 9 36, यहाँ पे शेष फल 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि यह लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो इसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 2000 को गौर से देखिएगा तो 2000 आपका लीप ईयर है, लेकिन अगर यह 18 फरवरी को न पूछ के 1 मार्च को पूछता तब इसमें लीप ईयर का फार्मूला लगता और यह दिन एक दिन से बढ़कर एक दिन न होकर 2 दिन बढ़ते। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 29 दिन होता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता। अगर 1 मार्च को या 1 मार्च से आगे का कोई भी तारीख आपसे पूछता तो वहां पे 2000 आपका लीप ईयर है तो इसमें +2 काउंट हो जाता, लेकिन 18 फरवरी के पहले का पूछा हुआ है, इसलिए 2000 को लीप ईयर देख के 2 दिन मत बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें आपका कुल टोटल +3, 3 दिन बढ़ा दीजिए तो मंगलवार में 3 दिन बढ़ा दीजिए तो बुध बृहस्पति शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे शुक्रवार आपका सही उत्तर होगा। 18 फरवरी 2000 को शुक्रवार होगा, शनिवार नहीं होगा। 2000 को लीप ईयर देखते हुए 2 दिन की बढ़ोतरी नहीं करनी है, बढ़ोतरी एक ही दिन की करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है? रमेश की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में रमेश जो अपना खड़ा हुआ है वो 15वें स्थान पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ है कि उसके दाईं तरफ भी 14 बच्चे हैं, उसकी बाईं तरफ भी 14 बच्चे हैं, क्योंकि 14 के बाद 15वां आएगा, इधर से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो 14 बच्चे यह हो गए, 14 बच्चे यह हो गए, 28 और एक आपका रमेश हो गया, टोटल 29 बच्चे हैं आपके उस पंक्ति में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी निश्चित कोड में अलमीराह को इस रूप में लिखा जाता है तो DNRWLU ए के लिए लिखा जा सकता है, तो ये किसका कोड है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखिए मित्रों, आपको इसमें यही बताते हैं कि आप इसके लिए सीधा सीधा एक कार्य किया कीजिए, तुरंत नंबरिंग कर लिया कीजिए। यही बात मैं आपसे बताता हूं, नंबरिंग करने का फायदा होता है। ठीक है, तुरंत नंबरिंग करिए। अब नंबरिंग करने पे ठीक है, नंबरिंग कर लिए। अब देखिएगा, आप देखेंगे गौर से तो 1 का 2 हो जा रहा है, 12 का 14 हो जा रहा है, 13 का 16 हो जा रहा है, 9 का 13 हो जा रहा है, 18 से 23 हो रहा है, 1 से 7 हो जा रहा है और 8 से 15 हो जा रहा है। यानी आप एक चीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक बार हम फिर से इधर लिख के आपको दिखा देते हैं कि हम समझाना क्या चाहते हैं आपको।
तो देखिएगा, इनके बीच में 1 का अंतर है, इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 3 का अंतर है, इनके बीच में 4 का अंतर है, इनके बीच में 5 का अंतर है, इनके बीच में 6 का अंतर है, इनके बीच में 7 का अंतर है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो प्रश्न है डी एन आर डब्ल्यू एल यू ए, इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग कर लिए। अब हमने कहा इसमें अंतर कितने का होगा, 1 का अंतर होगा। तो 1 का अंतर है, ये देखिएगा 1 से 2 हुआ है, 12 से 14 हुआ है, तो यानी यहाँ पे घटेगा। तो 1 का अंतर करिए, 4 में से 1 गए 3 आएगा। 14 में से दूसरे नंबर पे है तो इसमें 2 घटेगा, 14 में से 2 गए 12 आएगा। 18 में से 3 घटेगा तो ये 15 आएगा। अब 4 घटेगा, 23 में से 4 घटेगा 19 आएगा। ठीक है, 12 में से 5 घटेगा तो ये आपका 7 आएगा। और 21 में से 6 घटेगा तो ये आपका 15 आएगा। और 1 में से आपका 7 घटेगा, तो 1 में से जब आपका 7 घटेगा तो ये आपका 20 आएगा, क्योंकि 26 होता है आपका जेड का धन 1 यानी 27। ठीक है, तो ये 27 हो गया। 27 ए को 1 ले लिए, 26 से 27, 27 में से 7 घटा दिया, आपका आ गया 20। ठीक है, तो ये टी हो गया। अब आप इसकी नंबरिंग रख सकते हैं। 3 होता है आपका सी का, एल है 12, ओ एस जी ओ टी, यानी देखिएगा तो ऑप्शन सी आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी इसको हम ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, तुरंत निकाल सकते थे। हम इसमें से सिर्फ 2 देखते। पहला देखिएगा कि 1 से ए बी में परिवर्तित हुआ, एल आपका एन में परिवर्तित हुआ, यानी कि पहले में 1 + 1 जुड़ा, दूसरे में +2 जुड़ा। आप ऑप्शन में जाइएगा तो -1 करेंगे तो सी आएगा, -2 करेंगे तो एल आएगा। बस ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आप यहाँ से भी तुरंत करके निकल सकते थे, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे यही पूछ रहा है लुप्त संख्या क्या है। तो आप गौर से देखिएगा इसमें आमने सामने का, तो 1 में 3 का गुणा किया है, 1 × 3 = 1, 1 × 3 = 1। देखिएगा 3 × 1 = 3, 1 × 4। इसका देखिए तो 5 × 3 = 15 और धन 1 = 16। इसी तरीके से इसको देखिए तो 22 × 3 = 66 और धन 1 = 67। तो इसी तरीके से अब हमारा यह वाला भी आ जाएगा, तो 3 × 3 धन 1 बराबर 3 × 3 = 9 धन 1 बराबर 10। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित 3 चित्रों का परीक्षण कीजिए जिसमें संख्याएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पे 4 4 6 5 7 6 8 6 2 के अंतराल पे हैं। ठीक है, इस पैटर्न को तो हम समझ ही गए। 4 एक गैप छोड़ के 6, 5 गैप छोड़ के 7, 8 6 एक गैप छोड़ के है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि 5 5 के बाद 6 6 के बाद आएगा आपका नंबर 7 का। ठीक है, ये होगा आपका। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है, बिल्कुल सीधा सीधा है इसका पैटर्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, ये 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है, ये 9 है, 6 है, यही हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, समझिएगा इसको मित्रों। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 4 और 8 है, 4 और 8 को जोड़ दिए तो आ गया 12। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 5 को जोड़ दीजिए तो आ गया 13। फिर अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 13 और 12 जोड़ दिए तो आ गया 25। ठीक है, अब 25 को रूट में परिवर्तित कर दिए तो आ गया 5, यानी 25 का वर्गमूल 5। ये हमारी बीच वाली संख्या आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से 9 और 7 को जोड़ दिए तो आ गया 16, 10 और 10 को जोड़ दिए तो आ गया 20, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 36, 36 का वर्गमूल निकाल दिए तो आ गया 6, यानी कि बीच वाली संख्या हमारी फॉलो कर रही है। तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आपका तीसरा भी लगेगा। तो देखिएगा कि पहले 7 है तो 7 का वर्ग कितना होगा, क्योंकि ये वर्गमूल है जो बीच वाली संख्या है, तो 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, ठीक है।
अब हम 12 और 15 को जोड़ेंगे, तो 12 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो आ गया है आपका ये 27। 27 इधर का आएगा, प्लस इसको भी हम जोड़ते हैं, कुल मिला के हम चारों संख्या को एक साथ ही जोड़ रहे हैं। तो अब 14 को भी इसमें जोड़ लेते हैं, तो 7 4 11 का एक हाथ में आया 1 2 1 3 1 4, ठीक है, ये आ गया आपका 41। अब देखिएगा मित्रों कि आपका आ गया 41, तो 41 में कितना और जोड़ दें कि 49 हो जाएगा, तो 41 में 8 जोड़ देंगे तो 49 हमें प्राप्त होगा, यानी कि जो 8 है यही यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा, हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लुप्त संख्या की जगह 8 होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें फार्मूले भी होते हैं, लेकिन मैं फार्मूले बेस पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स वगैरह में जो भी आता है वहां पे फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं गिनने की विधि पे ज्यादा भरोसा करता हूं और वही मैं करूंगा, बहुत समय नहीं लगता है, समझिएगा कैसे करना है। पहले आप छोटा वाला गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो छोटे वाले कितने हो गए 5 प्लस। अब देखिएगा ये बड़ा वाला जो है हमारा, ये वाला बड़ा वाला, इसको एक काउंट किए और इसी के ठीक विपरीत वाला ये वाला कर लिए, तो ये 2 हो गया, प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसको जो मिडिल बना लेते हैं, इसको जब मिडिल मान लिए तो इसके एक इधर वाला एक इधर वाला, ये भी उसी में काउंट हो गया। ठीक है, ये हो गए। अब एक देखिएगा हमारा त्रिभुज ये बच रहा है, ये वाला त्रिभुज देखिएगा ध्यान से मित्रों, इसकी काउंटिंग तो हुई नहीं थी, तो एक आपका यह हो गया, ठीक है, प्लस एक पूरा बड़ा वाला हो गया, ठीक है, पूरा बड़ा वाला हो गया, तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, एक पूरा बड़ा वाला हो गया, और एक देखिए यहाँ पे नहीं काउंट हमने किया था, ये वाला, ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से, ये जो अब मोटा कर रहा हूं मैं, ये वाला त्रिभुज, इसकी काउंटिंग नहीं किए थे, ठीक है, एक ही हो गया आपका। ठीक, तो ये टोटल आप ऐड कर लीजिए, 5 2 7 2 9 9 3 12, आपका यहाँ पे उत्तर 12 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधोलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर देना है हमको, रेखा वृत्त बिंदु गोला। ठीक है, हमको इसी का सही उत्तर देना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले होता है बिंदु, पहले क्या होता है बिंदु, बिंदु से बनता है रेखा, ठीक है, रेखा के बाद कहीं वृत्त का निर्माण होता है, और फिर वृत्त तो 2 डायमेंशन है, फिर कहीं जाके 3 डायमेंशन 3D में आपका गोला बनता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका, यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट यानी पिज्जा, पिज्जा देखे हैं सभी लोग, जिस तरीके से पिज्जा कटा होता है, ठीक है, पिज्जा का संबंध पाई चार्ट से है, तो इसमें जो भी संख्या दर्शाई जाती है बिल्कुल उसी का ग्राफ कौन सा होगा यहाँ पे, तो आपका जो सोपान दंड आरेख है यह आपका इसका वैकल्पिक चार्ट होगा। सोपान दंड आरेख आपका बिल्कुल लाइनिंग के हिसाब से भी होती है, ठीक है, लाइनिंग के हिसाब से भी होती है, इस तरीके से ये जैसा जो भी होता है इसका डिमांड उस हिसाब से होता है ये, ठीक, इसमें लाइनिंग होती है, ठीक, दंड होता है। आयताकार चार्ट नहीं, आयताकार चार्ट का अर्थ होता है जो इस तरीके से आयताकार बनता है, जिसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट की जिक्र किया जाता है, जैसे 0 to 5 और 5 to 10, तो यहाँ से 0 to 5 का जिक्र यहाँ पे कर दिया गया और 5 to 10 का जिक्र यहाँ से कर दिया गया, तो यह आयताकार आपके पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट नहीं है, इसका सही उत्तर है सोपान दंड आरेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 हैं, तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, इसका जो निम्न बिंदु होता है उच्च बिंदु होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो वही हमारा सही उत्तर होता है, आगे आपका 25। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
हमारा प्रश्न है कि ई की आयु एस की आयु से दोगुनी है। ठीक है, ई की आयु एस की आयु से दोगुनी है। उनकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना या सूचनाएं पर्याप्त हैं। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। ई की आयु एस की आयु से दुगनी है। ई की आयु जो है वो आपके एस की आयु से दुगनी है, तो जब एस में हम 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ई 10 साल का है, एस 5 साल का है, तो अगर 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। चलिए ये तो ठीक है, हमसे इनका अंतर पूछ रहा है, यानी ई माइनस एस जो भी होगा इसमें बड़ा छोटा उसी का, फिलहाल ई बड़ा है तो ई और एस का अंतर ही पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या हमारे दोनों पॉइंट्स जरूरी हैं, एक पॉइंट से हमारा निकल आएगा, या दोनों हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, ई का 5 वर्ष पहले और एस का भी, एस की भी आयु 5 वर्ष पहले 9:5 होगी, होगा, यह कह रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर कह रहा है दूसरा कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। सॉरी 5 वर्ष पश्चात है, सॉरी 5 वर्ष पश्चात है तो जोड़ देंगे, आज की आयु में 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष पश्चात की बात की जा रही है। तो ठीक है, तो 5 वर्ष बाद एक इक्वेशन यह बना, एक इक्वेशन यह बना। तो आप जानते हैं कि अगर 2 अचर नंबर दिया गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जो कथन डी है, यानी कि आपको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आपके ई और एस की आयु अलग अलग निकल पाएगी। और जब ई और एस की आयु अलग अलग निकलेगी तभी आप इनके अंतर को निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है, यहाँ पे दोनों की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। एक पिता है, ठीक है, एक पिता है, उनकी जो उम्र है वो उनके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। तो यहाँ पे 9 का गुणा कर देंगे तभी तो पिता और पुत्र की आयु बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि बेटा अगर 4 साल का है और पिता 36 साल के हैं, तो जब 4 में 9 का गुणा करेंगे तभी तो 36 बराबर 36 होगा। तो ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कह रहा है कि जो माता है, माता की उम्र पुत्र की 8 गुनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हमसे कह रहा है कि पिता और माता की उम्र का योगफल, यानी कि फादर प्लस मदर का मिला के ये 51 ईयर के हैं। ठीक है, तो देखिए एफ बराबर मतलब पिता बराबर 9s हो गया और मदर बराबर 8s हो गया। ये तो हमको पता ही है, हमारे इक्वेशन से हो गया, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 17, 17s बराबर 51, तो आपका s बराबर 51/17, ये आप काट दिए तो आ गया 3, यानी कि जो बेटे की आयु आएगी, बेटे की आयु पुत्र की आयु 3 वर्ष आया है। ठीक है, कितने वर्ष है? 3 वर्ष है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो आप इसको मित्रों ध्यान से देखेंगे तो यह आपका महीना है, महीने का 60 है, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अब आएगा आपका मई, जून, जुलाई। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक, नेक्स्ट। यदि बी कहता है कि उसकी माँ, बी क्या कहता है? बी कहता है, देखिए यहाँ पे जो हम माँ हैं या फिर स्त्री हैं उसको सर्किल से दर्शाएंगे, पुरुष को हम ट्रायंगल से दर्शाएंगे, जो पीढ़ी ऊपर है, माँ की पीढ़ी है, उसको अपने ऊपर की तरफ एरो से दर्शाएंगे, और जो समकक्ष होगा उसे योजक के रूप में अपने बगल में दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। बी कहता है कि उसकी माँ उससे एक पीढ़ी ऊपर की है तो माँ को ऊपर ले गए और माँ को हमने सर्किल से दर्शा दिया। बी कहता है कि उसकी माँ
ए की माँ की, कोई ए है, कोई ए है, उसके माँ की, ए के माँ की, ए के माँ की एकमात्र पुत्री है, इकलौती पुत्री है, तो ये समझिएगा कि यह संबंध बन रहा है। ठीक है, यानी कि बी कहता है कि उसकी माँ, ए के माँ की, ए के माँ की, ठीक है, ए के माँ की, ए के माँ की इकलौती बेटी है। तो अगर यह इकलौती बेटी है तो नो डाउट ए जो है यह बेटा है, यह 100% बेटा है, क्योंकि जब एक ही बेटी है तो यह बेटा है, और जब दोनों की माँ एक हैं तो यह भाई बहन हुए। ठीक है, तो यह भाई बहन हुए, यह भाई बहन हुए। तो इस हिसाब से जो भाई बहन हुए, तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी से किस तरह संबंधित है, तो ए जो है माँ का भाई है, तो माँ का भाई होने की वजह से माँ का भाई को मामा बोलते हैं, तो ए का बी से संबंध जो है, तो ए बी का मामा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित कूट में पैन को 31 लिखते हैं, PAR को 35 लिखते हैं, तो इसी प्रकार इस कूट में पैट को कैसे लिखेंगे, PAT को कैसे लिखेंगे? तो आप देखेंगे PAN को, P का होता है 16, वर्णमाला में नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 14, आप दोनों को इनको जोड़ दीजिए तो आएगा 31। PAR को देख लीजिए, तो यहाँ पे भी आपका वही चीज हो गया, तो इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 35। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से PAT के लिए भी हम वर्णमाला का ही नंबरिंग करेंगे, और वर्णमाला की नंबरिंग करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर जोड़ने पे वो आएगा 37। ठीक है, 37 आएगा आपका इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है, हमसे यही पूछ रहा है। पचाना, चबाना, पकाना। तो देखिए पहले तो हम किसी चीज को पकाएंगे, फिर खाएंगे, फिर पचाएंगे। ठीक है, तो पहले हम पका लेते हैं, तो कहाँ कहाँ पक रहा है? ऑप्शन सी और डी में पक रहा है। अब पकाने के बाद खाएंगे, ठीक है, खाने का मतलब है चबाएंगे, यानी ऑप्शन डी है। तब कहीं जाके पचाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यह आपका बोर्ड मास यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, बोर्ड मास से हम देखेंगे इसको। चलिए रूल से, यानी कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक, इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले साइन को बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो हमसे कह रहा है कि पहले चिन्ह को आप बदल दीजिए, तो बदलने में है कि ठीक, कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ हमने गुणा रख दिया। कह रहा है माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस कहाँ है? 8 और 2 के बीच में है, तो यहाँ हमने भाग रख दिया। फिर कह रहा है कि गुणा का अर्थ है माइनस, तो गुणा कहाँ है? गुणा 2 और 2 के बीच में है, तो यहाँ हमने माइनस रख दिया। और कह रहा है कि भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग यहाँ पे 4 और 8 के बीच में है, तो यहाँ हमने प्लस रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं, तो 2 से 8 में भाग देंगे तो आएगा 4। ठीक है, बाकी को जस का तस लिख लेते हैं। अब गुणा वाला काम कर लेते हैं, बाकी को जस का तस लिख देते हैं साइन के साथ, 2 चौक 8। अब जोड़ने का काम कर लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ने का काम कर लेते हैं, तो 4 और 4 8, 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कमला रवि की पत्नी नहीं है, प्रेमलता रवि की मां है, सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? हमसे कह रहा है कि कमला सीता की बहन है, कमला रवि की पत्नी नहीं है। पहली चीज, कमला जो है, कमला जो है वो आपके रवि की पत्नी नहीं है, रवि की पत्नी नहीं है।
प्रेमलता आपके रवि की माँ है, ठीक है, तो प्रेमलता जो है ये आपके रवि की माँ है, ठीक है। और सीता जो है वो प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, तो इसका अर्थ हुआ कि रवि की जो पत्नी है, रवि की जो पत्नी है वो सीता है, ठीक है, यही हुआ। अब प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि कमला सीता की बहन है, ऐसा कुछ बात है ही नहीं हमारे कथन में, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, प्रेमलता कमला की माँ है, प्रेमलता कमला की माँ है, इस बात का भी जिक्र हमारे कथन में नहीं हुआ है। सीता रवि की पत्नी है, बिल्कुल है। कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है, कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है, इस बात का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कथन को अपने ध्यान से देखते हैं, फिर हम निष्कर्ष को निकालेंगे, ठीक है। कथन कहता है कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, कोई भी बहादुर, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, कुछ सिपाही, कुछ सिपाही कायर होते हैं, कुछ सिपाही कायर होते हैं। तो निष्कर्ष देखिएगा कि कोई सिपाही कायर नहीं होता, यह सही है या गलत है, पहले इसको समझते हैं कि कुछ से कोई बनेगा ही नहीं, पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है, कुछ से कोई नहीं बनेगा, एक चीज। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ सिपाही कायर होते हैं तो कुछ सिपाही कायर नहीं होते हैं, यह अगर बात होती, कुछ सिपाही कायर होते हैं, कुछ सिपाही कायर नहीं होते हैं, ठीक है, यह बात अगर होती तो एक बार के लिए संभावना बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई सिपाही कायर नहीं होता, इसका अर्थ है कि हमारा कथन तो कह रहा है कि कुछ सिपाही कायर हैं, कायर होते हैं, लेकिन निष्कर्ष कह रहा है कि कोई सिपाही कायर नहीं होते, तो यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि निष्कर्ष को कथन के अनुसार ही निकाला जाता है, ठीक है। जो कथन कहता है कथन को 100% सत्य मानकर करते हैं, तो इस आधार पे हम देखेंगे तो हमारा निष्कर्ष में जो ए है वह नहीं होगा। सभी सिपाही बहादुर होते हैं, जब कुछ सिपाही कायर होते हैं हमारे कथन में स्पष्ट कहा गया है, तो सभी सिपाही बहादुर कैसे हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, ऑप्शन डी को देखिएगा कि कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही कायर होते हैं, यह कहा गया है, कुछ सिपाही कायर नहीं होते, लेकिन बहादुर होते हैं या नहीं होते इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, तो एक कायर होते हैं, कायर का उल्टा ही तो है बहादुर, कायर का विलोम ही है बहादुर। तो कह रहा है कि कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो उसी को दूसरी भाषा में कह रहा है कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, यानी कि यह वाला जो ऑप्शन है आपका सही है, ठीक है। कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, गौर से पहले कथन को समझिएगा, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, अर्थात कि बहादुर और कायर एक दूसरे के विपरीत हो गए, यह हमारा कथन पहला हमको स्पष्ट कर दिया। कथन दूसरे में कह रहा है कि कुछ सिपाही कायर होते हैं, अर्थात कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, यह हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी भिन्न है, हमसे यही पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन ए को देखिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन ए में सेम चित्र के अंदर सेम चित्र है, ऑप्शन बी में भी वही चीज है, सेम चित्र के अंदर सेम चित्र है, सेम प्रतिबिंब है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए कि ट्रायंगल में आपका चतुर्भुज है, वर्ग है, जो भी है, और ऑप्शन डी में देखिए कि अगर वर्ग के अंदर वर्ग या चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यही आपका अलग है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका भिन्न है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए, क्या कह रहा है कि सभी कवि आलसी होते हैं, यह हमारा कथन है, कह रहा है हमसे कथन कि जो सभी कवि हैं वो आलसी होते हैं, कोई कवि आलसी नहीं होता, दोनों बात कही जा रही है, ठीक है, दोनों बात कही जा रही है कि सभी कवि आलसी होते हैं और कोई कवि आलसी नहीं होता है,
सॉरी, यहाँ पे युक्तियां दी गई हैं, आपको सेंटेंस दिया गया है, 2 वाक्य दिए गए हैं। ये आपको ए और बी दिया गया है, इसमें से आपसे कह रहा है कि जो निष्कर्ष निकलेगा वो तर्क के रूप में, तर्कतः निकाला जाना है यहाँ पे कि तर्क के रूप में कौन सा सही हो सकता है, आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, कथन को देखिए, कथन को देखने के बाद इस कथन को यह बताइए कि तर्क के रूप में क्या इससे निष्कर्ष जो निकलेगा वह सत्य होगा या असत्य होगा, इसका आपको स्वयं निर्णय करना है। ठीक है, तो गौर से समझिएगा मित्रों, सभी कवि आलसी होते हैं, यह बात कही गई है कि सभी कवि आलसी होते हैं। तो क्या यह सत्य है कि जितने भी कवि हैं सारे के सारे आलसी होते हैं? यह संभव नहीं है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ कहता है कि कोई कवि आलसी नहीं होता, यह एक तरीके से कह रहा है, 100% कह दे रहा है कि कोई कवि आलसी होता ही नहीं है। एक तरफ पहले में कह रहा है कि होते हैं, सारे के सारे होते हैं, दूसरे में कह रहा है कि कोई नहीं होता है। तो इस बात का भी पूर्णतः सत्यता से इसे भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आपका जो तर्कतः निष्कर्ष निकलेगा वह दोनों के दोनों आपके असत्य होंगे, यानी ऑप्शन सी जो है, ए और बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं। ठीक है, यह सत्य नहीं हो सकते क्योंकि यह तर्कतः निकालना है कि आपको यहाँ पे तर्क देना है और निकाला जा सकता है, संभावना की ही बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो studyontrack3@gmail.com पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।